हेलो दोस्त, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। पीसीएस की दुनिया में आप सभी तैयारी करने वाले दोस्तों को, छात्रों को मेरा नमस्कार है। अब एग्ज़ाम का बहुत कम दिन रहा है, तो अब अच्छे तरीके से पूरा शांत चित्त होके सिर्फ और सिर्फ मन जो है वो पढ़ाई पे लगाइए। हम लोगों ने अपने जो ये सीरीज स्टार्ट किया था उसमें बिहार का ज्योग्राफी स्टार्ट किया था। उसमें हम लोगों ने बात किया था कि जैसे हम लोग इंडियन ज्योग्राफी पढ़ते हैं वैसे ही बिहार का ज्योग्राफी पढ़ेंगे। तो उसमें हम लोगों ने सामान्य परिचय ख़त्म कर लिया है, भौतिक विभाजन ख़त्म कर लिया है, जलवायु ख़त्म कर लिया है। अगला जो हमारा है वो है बिहार का 7वां टॉपिक, जिससे कि 1 से 2 क्वेश्चन रहते ही हैं। बिहार के नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और जितने भी संरक्षित क्षेत्र हैं या इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो भी फैक्ट है उसको हमने इकोनॉमिक सर्वे, बजट और न्यूज़पेपर से एकत्रित करके सम्मिलित किया है। उम्मीद करते हैं इससे आप लोगों को काफ़ी लाभ होगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो हम लोगों ने पिछले क्लास में बिहार की जलवायु पढ़ा था, उसका अगला है बिहार का कृषि जलवायु क्षेत्र। ये 69th मेंस में भी पूछा हुआ है कि बिहार को कितने जलवायु प्रदेश में बांटा गया है और इसकी क्या विशेषताएं हैं। साथ ही अगर आप 69th का पीटी का क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें पूछा हुआ है कि किस कृषि जलवायु प्रदेश में सबसे अधिक जिला आता है। तो आज इसको हम लोग करेंगे क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जलवायु का ही ये पार्ट है, बस एक छोटा सा पार्ट छूट गया था जिसको आज हम लोग करेंगे। तो बिहार के जो कृषि की दशा होती है वो जलवायु पे निर्भर करती है और जो फसल का वर्गीकरण है उस आधार पे कृषि जलवायु को 3 भाग में बांटा गया है। 3 भाग में बांटा गया है। एक है उत्तर पश्चिम का भाग देख रहे हैं, उत्तर पूर्वी का भाग और दक्षिण का भाग। लेकिन जो दक्षिण का भाग है उसको 2 भाग में बांट दिया गया, जैसे उत्तर के भाग को बांटा गया है, यानी उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, वैसे ही दक्षिण पूर्वी और दक्षिण भाग बांट दिया गया है। जो जोन 3 है उसके जो दक्षिण पूर्वी भाग है उसको जोन 3 ए कहा गया है, जो दक्षिण पश्चिम भाग है उसको जोन 3 बी कहा गया है। तो अब हम लोग देखते हैं जोन ए, जोन 2, जोन 3 में कितने जिले आते हैं। दोस्तों जिला का नाम उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप चाहे तो देख सकते हैं, बस उसकी क्या विशेषताएं हैं, किस जोन में कितना जिला है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जोन 1 में अगर देखें, जोन 1 होता है उत्तर पश्चिम का भाग। ध्यान दीजिएगा, उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व, ठीक है। उत्तर पश्चिम जो पश्चिम चंपारण वाला है, हम लोगों ने भौतिक विभाजन में भी पढ़ा था, उत्तर पश्चिम, पूरब पश्चिम। अगर दिशा को ध्यान में रखते हैं और बिहार के मैप को ध्यान में रखते हैं, ये आप अच्छे से ज्योग्राफी को समझ जाएंगे। तो इसमें कितना जिला है? टोटल 13 जिला है। किस भाग में है? उत्तर पश्चिम भाग में। इसमें वार्षिक वर्षा कितनी होती है? 104 से 145 सेंटीमीटर। और आपको पता ही है उधर घाघरा, गंडक, हिमालय नदियां हैं, तो उसमें हर साल बाढ़ आएगा, तो वहाँ जो मृदा पाई जाएगी वो खादर मृदा पाई जाएगी। जब ये अगर वर्षा अधिक होगा तो अनाज जो है वो ज़्यादा होगा, तो इसमें गन्ना, धान, गेहूँ सब होता है। जो जोन 2 है उसमें 8 जिला आता है। ये किस भाग में आता है? उत्तर पूर्व में। यहाँ वार्षिक वर्षा 120 से 140 सेंटीमीटर होती है और फसल जो होता है वो जूट होता है, धान होता है, क्योंकि आपको पता ही है उत्तर पूर्वी भाग हो गया किशनगंज वाला एरिया। जोन 3 जो आता है उसको 2 भाग में बांट देते हैं, जोन बी, जोन ए। जो दक्षिण, जो भागलपुर बांका वाला एरिया है वो आपका जोन ए में आता है। उसमें 6 जिला है। और जो जोन 3 बी वाला एरिया आता है, दक्षिण पश्चिम वाला, जो कैमूर और रोहतास वाला है, उसमें 11 है। ये भागलपुर, हाँ। वार्षिक वर्षा 95 से 115 सेंटीमीटर होती है। दोनों में बांगर मृदा होता है। इसकी मुख्य फसलें गेहूं, दाल, अरहर, मतलब दाल मुख्य होती है। जैसे आप पटना में देखेंगे कि दाल की खेती जो है सबसे अधिक होती है। अब आते हैं हम लोग बिहार के राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य। अगर दोनों को मिला दें
तो टोटल जो है वो 13 हो जाते हैं राष्ट्रीय उद्यान और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को मिलाकर। बट बिहार में एक ही नेशनल पार्क है, वो है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। ठीक है, अब हम लोग एक एक देखते चलते हैं अभ्यारण्य, उसका स्थान और उसकी क्या विशेषता है। तो पहला आता है वाल्मीकि नगर नेशनल पार्क। ये कहाँ पाया जाता है? पश्चिमी चंपारण में। बिहार का एकमात्र नेशनल पार्क है, पहला एकमात्र टाइगर रिजर्व है। हालांकि अब कैमूर को भी जो है वो टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया है। ये जो इस एरिया में है, जब हम लोग स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि जो वेरी डेंस फॉरेस्ट है और मीडियम डेंस फॉरेस्ट है वो सबसे अधिक इसी एरिया में पाया जाता है। भीमा बांध कहाँ होता है? मुंगेर में। ये यहाँ पे ये जो अभ्यारण्य है वहाँ गर्म पानी के झरने हैं और ये इको टूरिज्म के लिए इसको विकसित किया जा रहा है। ये आप मेंस में लिख सकते हैं। गौतम बुद्ध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये गया में है। यह गया और कोडरमा के बॉर्डर पर स्थित है। इसकी स्थापना 1976 में हुई थी और यहाँ पे बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी है, लाइक लियोपार्ड। कांवड़ झील बेगूसराय में है। जब हम लोग झील पढ़ेंगे तो इसका जितना भी इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है उसको वहाँ पे हम लोग देखेंगे। ये रामसर साइट में है और यहाँ जो माइग्रेटरी बर्ड्स होते हैं उसके लिए यह जाना जाता है। कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यह रोहतास में है। बिहार का, ध्यान दीजिएगा, ये बिहार का पूछ देगा, बिहार का सबसे बड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सा है? तो वो कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। सेकेंड टाइगर रिजर्व बनाए जाने की घोषणा कहाँ की गई है? कैमूर में। नागी और नकटी ये दोनों जमुई में है और ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है इस बार। और ये जो सबसे बड़ी बात है, ये मैटमेट लेक है। ये कैसा लेक है? मानव निर्मित लेक है। जब आप पढ़ेंगे लेक के प्रकार तो देखते हैं ज्वालामुखी से बना होता है, जैसे महाराष्ट्र का लोनार है, इसलिए वहाँ का पानी चेंज होते रहता है। झील से लेक बनता है, वैसे ही ये जो है मानव निर्मित लेक है। और सबसे नागी जो है वो सबसे छोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जबकि कैमूर जो है वो सबसे बड़ा है। और सेकेंड जो रामसर साइट है नागी को दिया गया है और नागी और नकटी दोनों सेकेंड और थर्ड हैं, दोनों जमुई में है। कुशेश्वर स्थान पक्षी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये दरभंगा में है कुशेश्वर स्थान में, और यह सिर्फ साइबेरियन पक्षी के लिए जाना जाता है। विक्रमशिला डॉल्फिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये कहाँ पे है? भागलपुर में। और इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार यह 60 किलोमीटर तक फैला है। कहाँ से कहाँ तक? कहलगांव से सुल्तानगंज, तभी तो भागलपुर में है ना। मैं एक बुक पढ़ रही थी, उसमें लिखा हुआ है ये जो विक्रमशिला डॉल्फिन अभ्यारण्य है वो कहलगांव से मुंगेर तक फैला है। नहीं दोस्तों, इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार 24-25, 25-26 आप जाके देखिएगा पर्यावरण वाले में, उसमें स्पष्ट लिखा है कि विक्रमशिला डॉल्फिन अभ्यारण्य जो है वो भागलपुर में अवस्थित है, पहला। दूसरा, ये 60 किलोमीटर तक फैला हुआ है, दूसरा। और तीसरा, यह कहलगांव से सुल्तानगंज तक का जो 60 किलोमीटर का एरिया है वहाँ में है। भारत का सबसे पहला डॉल्फिन अभ्यारण्य जो है वो विक्रमशिला डॉल्फिन अभ्यारण्य है। हाँ दोस्त, जब हम लोग डॉल्फिन पढ़ रहे हैं तो डॉल्फिन से रिलेटेड जितना भी अभी तक का मेरे पास इंफॉर्मेशन है उसको हमने कलेक्ट किया है। तो चलिए इसको देख लेते हैं, उसके बाद उसको देख लेंगे, ठीक है। बड़ेला सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? वैशाली में। यह जो है वो प्रवासी और घरेलू दोनों पक्षियों के लिए यह इम्पोर्टेंट होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह जो वेटलैंड इकोसिस्टम है, वेटलैंड मतलब आर्द्र भूमि के इकोसिस्टम पर बहुत सारे चीज़ निर्भर करते हैं। वेटलैंड को पृथ्वी का किडनी कहा जाता है, तो उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। पंत जो है वो नालंदा में है, राजगीर के पहाड़ियों के मध्य अवस्थित है और इसकी स्थापना 1978 में हुई थी। उदयपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसकी स्थापना 1978 में भी हुई थी, पश्चिम चंपारण में। यह मुख्य रूप से वेटलैंड के लिए जाना जाता है। और उदयपुर वेटलैंड लाइफ सेंचुरी जो है वो गंडक के ऑक्सबो लेक पर स्थित है। जैसे हम देखते हैं कांवड़ लेक जो है वो भी ऑक्सबो लेक है, वो हम लोग झील वाले में देखेंगे। अब चलिए वाल्मीकि नगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, देखिए पश्चिम चंपारण में 3 है। एक उदयपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी,
दूसरा जो कहाँ पे है, गंडक नदी के जो ऑक्सबो लेक है उस पे अवस्थित है। दूसरा वाल्मीकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और एक वाइल्ड लाइफ जो नेशनल पार्क है उसी के अंदर वाल्मीकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, जो तराई वन के पूर्वी सीमा पर अवस्थित है, और यह वाइल्ड लाइफ नेशनल पार्क जो है उसके अंदर ही है। तो ये ध्यान दीजिएगा, 3 है पश्चिम चंपारण में, ठीक है। अब चलिए, अब मैं इसमें हम लोग जो देखें कि डॉल्फिन इस बार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और डॉल्फिन से क्वेश्चन पूछता ही है। और बिहार जो है वो डॉल्फिन के संरक्षण से लेके, शोध से लेके सब कुछ के लिए बहुत ही बहुत ही देश में अच्छा राज्य है, और काम कर रहा है उसके लिए। और 69 में पूछा भी हुआ है डॉल्फिन से। तो नदी डॉल्फिन जो है इसका रिसर्च सेंटर कहाँ है, पटना में, और यह एशिया का पहला डॉल्फिन सेंटर है। डॉल्फिन अभ्यारण्य हमने देख लिया, 60 किलोमीटर है भागलपुर से कहलगांव तक। फिर तीसरा है कि भारत का जलीय पशु है, कब घोषित किया गया, 5 अक्टूबर 2010 को, इसलिए 5 अक्टूबर को डॉल्फिन दिवस मनाते हैं। यह IUCN के रेड लिस्ट में किस कैटेगरी में आता है, ये लुप्त प्राय में आता है। यह बायोलॉजिकल इंडिकेटर होता है। बायोलॉजिकल इंडिकेटर का मतलब होता है कि वो कोई भी पॉल्यूशन हो या कोई भी ऐसा पॉल्यूटेंट या कोई भी ऐसा पार्टिकल जिससे वो व्यक्ति बर्दाश्त नहीं कर पाता, तो वहाँ से ख़त्म हो जाता है। तो पता चलता है कि यहाँ का जो पानी है या कोई भी, जैसे लाइकेन है कि यहाँ पे एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है क्योंकि लाइकेन वहाँ ख़त्म हो जाता है। वैसे ही बायोलॉजिकल इंडिकेटर है ये डॉल्फिन, क्योंकि जहाँ की नदी जो है, नदी का पानी गंदा रहता है वहाँ जीवित नहीं रहता है। इसकी विशेषता क्या होती है, जो यही पूछा था 69 में। प्लीज़ आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बहुत बारीकी से, बहुत अच्छे से पढ़िए और उसी के अकॉर्डिंग अपनी पढ़ाई करिए, अगर आप अपना सफलता सुनिश्चित करना चाहते हैं। फालतू की चीज़ों में मत पढ़िए, आप लोगों से हम्बली रिक्वेस्ट है। तो इसकी जो विशेषता होती है, उसके आँख में, उसके जो आँख होता है उसमें उसके क्रिस्टलीय जो लेंस होता है वो नहीं पाया जाता, इसलिए डॉल्फिन क्या होता है, अंधा होता है। तो अंधा होता है तो फिर वो पानी में रहता कैसे है, वो उसमें जो हम लोग सोनार पढ़ते हैं उसमें जैविक सोनार बहुत हाई लेवल पे डेवलप रहता है। ये वो जो है अपना आवाज़ निकलता है किससे, तो अल्ट्रासोनिक साउंड से, और फिर वह अपने शिकार को पकड़ता है। तो क्या हमने देखा, डॉल्फिन जो है यही पूछा था कि डॉल्फिन जो है 69 में डॉल्फिन जो है वो अंधा होता है, पहला था क्योंकि उसमें लेंस नहीं पाया जाता है, क्रिस्टलीय लेंस। दूसरा था कि ये जो है अल्ट्रासोनिक साउंड का यूज़ करके अपने शिकार को पकड़ता है। और तीसरा ऑप्शन जो था वो था ये IUCN के लुप्तप्राय प्रजाति में आता है। तो ये तीनों सही था, ठीक है। आप लोग प्लीज़ जाके देखिएगा। और सूसू इसको कहते हैं। सूसू क्यों कहते हैं पता है, क्योंकि जो पानी में रहने वाले जीव होते हैं लाइक मछली, वो जो पानी में डिजॉल्व ऑक्सीजन होता है उससे सांस लेते हैं। बट जो डॉल्फिन होता है, डॉल्फिन मैमल में आता है, याद रखिएगा। मानव जैसे हम लोग हैं मैमल में, वैसे ही डॉल्फिन भी जलीय मैमल में आता है। तो जैसे वो पानी में रहता है तो डिजॉल्व ऑक्सीजन में सांस नहीं लेता, और वो सांस लेने के लिए ऐसे देखते होंगे छलांग लगाता है, तो वो ऐसे ऐसे लगाता है। उसका रीज़न ही होता है वो सांस लेने के लिए पानी के ऊपर आता है, इसलिए उसको सूसू कहते हैं, ठीक है। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे या तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन रहेगा या सिंगल ऐसे ही पूछेगा कि नदी डॉल्फिन गणना। एक्चुअली ये देश में पहली बार नदी डॉल्फिन गणना किया गया है। क्या हुआ है, देश में पहली बार नदी डॉल्फिन गणना किया गया है। अब देखते हैं नदी गणना रिपोर्ट 2025, ये किसने जारी किया, तो जारी किया प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। कब किया गया, विश्व वन्य दिवस कब था, 3 मार्च 2025 को। उस दिन क्या हुआ था, राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की बैठक हुई थी। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड जो है उसके बारे में थोड़ा सर्च कर लें। हाँ, ऐसे बता देते हैं, इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। ये राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड का बैठक कहाँ हुआ था, गिर नेशनल पार्क कहाँ है, गुजरात में। अब इसमें 3 नदी को शामिल की गई थी, एक गंगा, दूसरा सिंधु, तीसरा ब्रह्मपुत्र, और इन तीनों की सहायक नदी को।
इसमें जो अध्ययन किया गया था वो 8 राज्य को शामिल किया गया था जहां डॉल्फिन पाए जाते हैं, और दूसरा 28 नदियां, यानी ये तो 3 नदियां हैं, गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु, इनकी जो सहायक नदी हैं इनको इसमें शामिल किया गया था। अब देखिए डॉल्फिन गणना रिपोर्ट 2025 में डॉल्फिन के बारे में क्या कहा गया। तो बोला गया ये जो 8 राज्य हैं और 28 नदियां हैं उसमें टोटल 6327 डॉल्फिन पाया गया, जिसमें सबसे अधिक डॉल्फिन उत्तर प्रदेश में पाया गया, दूसरा जो है बिहार में पाया गया। अब इसमें एक इम्पोर्टेंट हो जाता है कि सिंधु नदी में मात्र 3 डॉल्फिन पाए गए, बिहार का स्थान सेकेंड था, और बिहार में कुल डॉल्फिन का जो है मतलब 6327 है, उसमें 2220 डॉल्फिन अकेले बिहार में पाया जाता है। जो कुल डॉल्फिन है उसका कितना परसेंट है? 35%। कुल डॉल्फिन का कितना परसेंट है? 35%। इसमें जो नदियां हैं वो उत्तर बिहार की नदी और दक्षिण बिहार की नदी दोनों को सम्मिलित किया गया है। उत्तर बिहार की जो नदी है उसमें गंडक, कोसी, गंगा आती हैं, और दक्षिण बिहार में पुनपुन, कर्मनाशा आती हैं। बट इसमें ये मेंशन किया गया है कि जो दक्षिण बिहार की नदियां हैं उसमें उत्तर बिहार की नदी की तुलना में कम डॉल्फिन पाया गया है। तो इसको बहुत अच्छे से देखिएगा, अगर स्टेटमेंट बेस्ड पूछेगा तो बिहार का कैमा स्थान है? सेकेंड। दूसरा क्या है कि टोटल जो डॉल्फिन है 6327, उसमें बिहार में कितना है? 2220 डॉल्फिन, यानी टोटल डॉल्फिन का 35%। और उत्तर बिहार की नदी, दक्षिण बिहार की नदी दोनों में पाया गया, बट दक्षिण बिहार की नदी में तुलनात्मक रूप से कम पाया गया। तो इसको आप लोग बहुत अच्छे से देखिएगा। अब चलिए बिहार के जो अन्य वन्य जीव हैं उनको संरक्षित करने के लिए बिहार सरकार क्या स्टेप उठा रही है, तो ये हमने कवर किया है पूरा इकोनॉमिक सर्वे के और न्यूज़पेपर जो डेली पढ़ते हैं हम आप लोगों को उपलब्ध कराने के लिए, ताकि आप लोगों का काम थोड़ा सा मैं आसान कर सकूं और एग्ज़ाम आप लोग आसानी से निकाल सकें। इसके लिए तो सबसे पहला हाथी रिजर्व जो है वो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व पश्चिम चंपारण में। ये ध्यान दीजिएगा, बिहार का पहला एलिफेंट कॉरिडोर जो बनाया गया है वो जमुई, झाझा, चकई वन क्षेत्र में बनाया गया है, जमुई, झाझा, चकई में। बट जो रिजर्व बनाया का मतलब अभी प्रस्तावित है वो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में। टाइगर रिजर्व तो जानते ही हैं, पहला जो है वो वाल्मीकि टाइगर है और सेकेंड जो है वो कैमूर है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। घड़ियाल संरक्षण परियोजना, ये घड़ियाल प्रजनन सह संवर्धन केंद्र बनाया गया है। यह भारत वन्यजीव न्यास ट्रस्ट की सहायता से किस नदी में? गंडक नदी में। नाम घड़ियाल है, बट इसमें 2 जीव को जो है वो संरक्षित किया जाएगा, एक घड़ियाल और दूसरा कछुआ। ये किस उस पे है? इन सीटू कंजर्वेशन। आप लोग पढ़ते होंगे कंजर्वेशन के 2 टेक्निक होते हैं, एक इन सीटू, दूसरा इक्स सीटू। इन सीटू होता है जहाँ पे जो ये वन्यजीव रहते हैं, जहाँ रहते हैं वहीं उनको संरक्षित किया जाता है। इक्स होता है जैसे उसको उठा के, जहाँ उनका आपका आवास मान लीजिए बिहार में है, आपको उठा के कोई बंगाल में डाल दे तो आप इक्स सीटू तरीके से आप कंजर्व किए जाएंगे, तो उस तरह से होता है। कलरव महोत्सव, यह पक्षी संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए, लोगों में जागरूकता के लिए ये 2021 में शुरू किया गया था। और इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि जब शुरू किया गया था तो भी नागिनट्टी से, और इस बार जो आयोजन किया गया है वो भी नागिनट्टी से। बिहार का पहला जो है रिंगिंग बर्ड स्टेशन वो कहाँ है? भागलपुर में। देश का यह 4th प्रवासी पक्षी और गरुड़ पक्षी प्रवास विकास निगरानी वो है। इसके लिए कंजर्वेशन के लिए हमने देख ही लिया। फिर है कि बड़े गरुड़ प्रजाति संरक्षण, ये कहाँ किया गया है? भागलपुर में। यह कैसा प्रजाति है? संगटागस्त। और इसको कहाँ पे किया गया है? गंगे डॉल्फिन क्षेत्र में। ध्यान दीजिएगा, बड़े गरुड़ प्रजाति संरक्षण कहाँ पे? भागलपुर में। ये कैसा प्रजाति है? संकटाग्रस्त प्रजाति है, IUCN के रेड लिस्ट में। फिर मोर पर्यावास संरक्षण, ये किया गया है सहरसा के उड़ान गांव में। जैसे मोर गांव जो है वो कहा जाता है माधोपुर गोविंद गांव को, जो पश्चिम चंपारण में। स्लोथ बियर का संरक्षण के लिए पश्चिम चंपारण में किया गया है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में। कछुआ अनुसंधान एवं अनुश्रवण सेंटर अभी यह विचाराधीन है, कहाँ पे? अररिया में। और अगला ये बहुत 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 इम्पोर्टेंट है, काला हिरण
काला हिरण सह पुनर्वास सेंटर ये कहाँ बनाया जाएगा? बक्सर में, बक्सर के नवानगर में। यह दुर्लभ प्रजाति है IUCN रेड लिस्ट के अनुसार। तो इसमें स्टेटमेंट दे सकता है कि काला हिरण सह पुनर्वास सेंटर बक्सर नवानगर में जो है वो बनाया जा रहा है। दूसरा दे देगा यह IUCN के रेड लिस्ट में दुर्लभ प्रजाति में आता है। तो हाँ, ये आता है। अभी इसका गणना किया गया है जिसमें भोजपुर में 1000 से अधिक संख्या में काला हिरण पाया गया। तो हाँ, पाया गया। तो इतना जिसमें हम लोगों ने पढ़ा उसमें जो है वो, हाँ, एक अगला है, ये देख ही चुके हैं। हाँ, तो इतना जो हम लोगों ने पढ़ा उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है डॉल्फिन, दूसरा काला हिरण, और तीसरा जितना हम लोगों ने अभ्यारण्य पढ़ा है वो सारा इम्पोर्टेंट है, और जो हम लोगों ने कृषि जलवायु क्षेत्र पढ़ा है वो इम्पोर्टेंट है। तो उम्मीद करते हैं आज का ये वीडियो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर इसको सुने, अच्छे से सुने, और अपने एग्ज़ाम की तैयारी को अब धार दें। मेरी यही शुभकामनाएं हैं। प्लीज़ मेरा चैनल, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें, ताकि इसका लाभ मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सके। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं बहुत जल्द।